आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सीआरपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सीआरपीसी के अंदर ये प्रोविजन चैप्टर 9 के अंदर है जिसके सेक्शन 125 से लेकर 128 तक दिए गए हैं। 125 में ऑर्डर दिया गया है कि कैसे ऑर्डर अप्लाई होगा, किन किन पे अप्लाई होगा। 124 में प्रोसीजर दिया गया है किस प्रोसीजर से अप्लाई होगा। 127 के अंदर अल्ट्रेशन दी गई है कि इसको कम और ज़्यादा क्या हम कर सकते हैं। और 128 के अंदर एनफोर्समेंट दिया गया है कि ये कहाँ कहाँ एनफोर्स होगा। जो BNSS है नई वाली सीआरपीसी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 10 में ये दे रखे हैं। सेम प्रोविजन है, नाम भी बिल्कुल सेम है, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। 144 से लेके 147 तक ये दिए गए हैं। 144 में ऑर्डर है, 125 में प्रोसीजर, 126 में अल्ट्रेशन एंड 147 के अंदर एनफोर्समेंट। अब सबसे पहले हम देखते हैं 125 और 144। ये 125 सीआरपीसी और 144 बीएनएस, ये होता क्या है। जो 125 है वो एक सेकुलर प्रोविजन है। सेकुलर प्रोविजन मीन्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजन, ये सब पर अप्लीकेबल होता है। शाहबानो का जो केस आया था उसके बाद से ये मुस्लिम वुमेन भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये सब पे अप्लाई होता है क्योंकि ये एक स्पीडी और स्ट्रॉन्ग न्याय आपको दिलाता है। अब 125 का जो सेक्शन है उसके लिए एलिजिबल कौन है और वो कब अप्लाई होता है। तो 125 का प्रोविजन है वो तब अप्लाई होगा जब आपके पास सफिशिएंट मीन है, फिर भी आप पता है मेंटेनेंस देने के लिए मना कर रहे हो। तो एक लाइन यहाँ पर ये याद रखनी है कि आप रिफ्यूज करते हो या आप नेग्लेक्ट करते हो जबकि आप मेंटेनेंस दे सकते हो फिर भी। अब मेंटेनेंस कौन ले सकता है, तो सबसे पहले नंबर पे आती है वाइफ। वाइफ आती है जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकती। एक कंडीशन लगाई गई है कि जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती वो आती है इसके अंडर फर्स्ट क्लोज। सेकंड में आता है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड। इलेजिटिमेट चाइल्ड जो कि माइनर है, ठीक है। माइनर कौन होते हैं, जो 18 माइनस है। लेजिटिमेट लॉफुल मैरिज से आया है, अनलॉफुल मैरिज से आया है बच्चा वो इलिजिमेट है। माइनर है और 18 माइनस है, चाहिए वो मैरिड हो या फिर नहीं हो, इन दोनों ही केसेस में वो क्या होगा, इसके अंदर आएगा। तीसरे के अंदर आते हैं लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड जो कि मेजर है और जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब मेंटेन मतलब खुद वो एबनॉर्मलिटी है उनको कुछ, तो उनको फिजिकल या फिर मेंटल एबनॉर्मलिटी है और वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो इसके अंदर थर्ड क्लोज के अंदर आ जाएंगे। और फोर्थ क्लोज के अंदर आएंगे फादर और मदर। अगर आपकी फादर है और मदर है और जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो वो उनको भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो देखिए वाइफ जो सबसे पहला सेक्शन है उसके अंदर कंडीशन है कि वाइफ खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वाइफ अच्छा खासा कमाती है और आपके पास मेंटेनेंस लेने आ जाती है, ऐसा नहीं होगा। अगर वाइफ मेंटेन नहीं कर पा रही तभी आपको मेंटेनेंस देनी है। सेकंड के अंदर आता है लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड। अब वो माइनर होगा तो माइनर में अगर वो बच्चा मेल है या फिर फीमेल है, और फीमेल होकर अगर उसकी शादी हो गई है तो भी 18 माइनस होगा, तो वो इसके अंदर मेंटेनेंस में लायबल होगा दोनों बच्चे। अब लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड है, मेजर है। मेजर होगा मतलब 18 प्लस है, तब तो अगर वो बिल्कुल सही है स्वस्थ है जब तो आप लायबल नहीं है। पर अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इनकैपेबिलिटी, तब आप उसको मेंटेनेंस देंगे। और फोर्थ क्लोज में फादर और मदर है और फादर और मदर भी खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे, अनेबल टू मेंटेन, तो वो इसके अंदर आएंगे। अनेबल है तो इसके अंदर आएंगे। अब एक कंफ्यूजन जो बहुत बार होता है, देखिए ये माइनर चाइल्ड है, ठीक है। माइनर चाइल्ड जो है अब वो इलिजिटिमेट भी हो सकता है और इलिजिटिमेट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो माइनर होके और वो मैरिड है, ठीक है। माइनर होके अगर वो मैरिड है तो भी वो एलिजिबल होगी मेंटेनेंस के लिए। कब, ये एक प्रोविजो में अंदर दिया गया है, इसके ठीक नीचे अपन एक प्रोविजो में पढ़ते हैं, उसके अंदर दिया गया है
अगर उसका हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं दे पा रहा है, मेंटेनेंस वो कैपेबल नहीं है, तब वो फादर से लेगी। तो यहाँ पर वो कब ले सकती है? तो पहला जो प्राइमरी राइट है वो तो हस्बैंड का ही होगा, पर उसके बाद में फादर का राइट है। ठीक है, देखिए ये आप ऐसे समझिए, ये एक डॉटर है, ठीक है, ये डॉटर है, दो चीज होंगी, या तो वो मेजर होगी या फिर वो माइनर होगी। ठीक है, तो मेजर डॉटर है वो ठीक है, तब तो वो वैसे भी हकदार नहीं होती है। अगर माइनर है, ठीक है, और मेजर होके मैरिड है, तब भी वो हकदार नहीं होती है। मैरिड डॉटर जो होगी वो किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी, ये तो पॉइंट है ही है। मेंटेनेंस के लिए मैरिड डॉटर कहीं से भी किसी भी रूप में एबल नहीं होती है। अब जो माइनर है उसके अंदर दो केसेस होंगे, या तो वो डॉटर मैरिड होगी या वो डॉटर क्या होगी, अनमैरिड होगी। ठीक है, तो अनमैरिड होगी तो मेंटेनेंस लेगी वो, है ना। और मैरिड होगी तो वो क्या करेगी, हस्बैंड से लेगी पहला। अब हस्बैंड से लेगी तो वो तो उसका प्राइमरी है, पर अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा है, ठीक है, वो अनेबल है, तब वो फादर से लेगी, पर प्राइमरी राइट यहाँ पे भी फादर है। तो ये चीज प्रोविजो के अंदर दी गई है, जो कि याद रखनी है। अब पेरेंट्स का जो इसके अंदर क्लोज दिया गया है फोर्थ, उसके अंदर भी देखिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो फादर को है या फिर मदर को है। अब फादर तो अनेबल नहीं है तो उसको तो मेंटेनेंस देने पड़ेगा, पर अगर मदर है और वो विडो है, ठीक है, मतलब उसके हस्बैंड नहीं है, वो विडो है, तब चाइल्ड उसको मेंटेनेंस देगा। ठीक है, और अगर मदर के फादर मतलब हस्बैंड जिंदा है इनके, ठीक है, हस्बैंड जिंदा है तो प्राइमरी राइट हस्बैंड का होगा। ठीक है, बच्चे का प्राइमरी राइट नहीं होता है, हस्बैंड का प्राइमरी राइट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये प्रोविजो के अंदर दिया गया है। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है कि पेरेंट्स अगर हैं तो मान लो उन पेरेंट्स के या तो सन है या डॉटर है, तो सन होगा वो मेंटेनेंस देगा, तो क्या डॉटर है अगर वो अच्छा कमा रही है तो क्या वो भी मेंटेनेंस दे सकती है? 2005 के बाद डॉटर है, वो भी एंटाइटल है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या यहाँ पर वो मेंटेनेंस दे सकती है अपने पेरेंट्स को? तो इसमें एक केस लो आया था जिसका नाम है विजय मनोहर केस। इसका नाम था विजय मनोहर वर्सेस काशीराव। इस केस से आया था कि सिर्फ सन ही नहीं, डॉटर है वो भी मेंटेनेंस दे सकती है अपने पेरेंट्स को, तो यहाँ पे डॉटर भी मेंटेनेंस दे सकती है। ठीक है, अब एक एमसीक्यू आता है जो कि क्लोज वन के अंदर दिया गया है कि जो ऑर्डर है मेंटेनेंस का वो कौन देगा? तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो ऑर्डर दे सकता है मेंटेनेंस का, और कितना देगा ये दूसरा एमसीक्यू है। ठीक है, कितना मेंटेनेंस वो दे सकता है? तो 2001 में जो था अमेंडमेंट के पहले रूल्स फिक्स थे, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, तो होता था 500 रुपए मेंटेनेंस दिया जाता था, पर उसमें टाइम चेंज होने लगा और पैसे की डिमांड भी चेंज होने लगी, तो उसको बार बार अमेंड करने से अच्छा इन्होंने क्या बोल दिया कि मजिस्ट्रेट जो है वो अपनी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस देखेगा और उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस देगा। तो ये नॉट स्पेसिफाइड इसका आंसर होगा, स्पेसिफाइड नहीं होता है ये जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी इच्छा और अपनी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस देख के मनी की जो अमाउंट है वो स्पेसिफाइड करेगा और उतना वो ऑर्डर देगा। अब उसके बाद में हम अगला पॉइंट देखते हैं। माइनर आपको पता ही है, माइनर कौन होगा? जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग -18 होता है। ठीक है, अब वाइफ यहाँ पे कौन होगी, ये एक्सप्लेनेशन के अंदर दिए गए हैं। वाइफ कौन होगी? तो वाइफ जो भी डिवोर्स हो गया उसका, और जहां तक उसने डिवोर्स के बाद रीमैरी नहीं करा हो, ठीक है, उसने वापस शादी नहीं करी हो, तब वो एलिजिबल है। अगर वापस शादी कर ली तो एलिजिबल नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए, तो डिवोर्स वाइफ है वो मेंटेनेंस के लिए। और एक यहाँ पे नया पॉइंट ऐड हुआ था कि लिव इन रिलेशनशिप की अगर है वाइफ तो वो भी क्या होगी, एलिजिबल होगी मेंटेनेंस के लिए। लिव इन रिलेशनशिप वाले भी मेंटेनेंस ले सकते हैं और डिवोर्स से भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। उसके बाद में प्रोविजो में दिया गया है एक पॉइंट जिसको हम कहते हैं इंट्रीम मेंटेनेंस। अब इंट्रीम मेंटेनेंस क्या होता है? देखिए ये वो मेंटेनेंस होता है कि जब आपका केस पेंडिंग है, तो अब बीवी बोलती है, वाइफ बोलती है कि हम अब खाएंगे क्या, हमको खाने के लिए तो पैसे चाहिए, मेंटेनेंस तो पता नहीं आप कब तक दोगे। तो जब तक वो केस पेंडिंग है तब तक उसको एक अमाउंट मिलती है जिसको हम इंट्रीम मेंटेनेंस कहते हैं। जब तक वो केस पेंडिंग रहेगा उसको इंट्रीम मेंटेनेंस मिलती रहेगी, उसके बाद में वो फिक्स हो जाएगी। तो
केस पेंडिंग तक जो अमाउंट मिलती है उसको हम इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं। उसके बाद में ये जो एप्लीकेशन है ये 60 डेज के अंदर डिसाइड करने का बोला गया है। इसके अंदर 60 डेज में क्या होनी चाहिए, डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। अब मेंटेनेंस है वो स्टार्ट कहाँ होगा, 2 पॉइंट इसके दिए गए हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर की डेट है उससे अप्लाई होगा, और फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की डेट है उससे भी अप्लाई हो सकता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो बाकी सारे मैंने कवर कर दिए, जो कि इसके अंदर 125 के सेक्शन के अंदर दिए गए हैं। अब उसके बाद में हम एक चीज और इसके अंदर दी गई है थर्ड क्लोज के अंदर, कि ये जो अगर मान लो मेंटेनेंस का ऑर्डर हस्बैंड के पास आ गया और उसको क्या हुआ, मंथली आपको पेमेंट मान लो 500 रुपए 1000 रुपए उसको मंथली पेमेंट देना था। भाई अभी ये पेमेंट वो नहीं देता है, तो उसके क्या 1 महीने की, अगर वो फेल हो जाता है देने के अंदर, तो उसको 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। 1 महीने के लिए उसको जेल भेजा जा सकता है अगर वो पेमेंट नहीं देता है तो। अब कुछ केसेस ऐसे भी दिए गए हैं जहाँ पर ये बोला गया है कि अगर कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जहाँ मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन ऐसी भी दी गई है जहाँ पे आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो इस ये पॉइंट भी याद रखना है। इसमें पहला पॉइंट ये है, अगर वाइफ है वो एबल हो गई है, ठीक है, कि वो खुद को अब खा पी सकती है, उसको मेंटेन पैसे नहीं चाहिए अब, तो खुद एबल हो गई है, तो वो क्या लेगी, मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी फिर। विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, ये की पॉइंट है जो याद रखने, बिना रीजनेबल ग्राउंड के अगर वो रिफ्यूज कर देती है हस्बैंड के साथ रहने के लिए, तब भी वो एंटाइटल नहीं होगी। थर्ड पॉइंट के अंदर, वाइफ अगर अडल्ट्री में रहती है, ठीक है, अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे इंसान के साथ, दूसरे पर्सन के साथ रहती है, तो वो भी मेंटेनेंस की नहीं ले सकती है। फोर्थ कहते हैं, अगर वाइफ रीमैरी कर लेती है वापस, ठीक है, डिवोर्सी वाइफ मेंटेनेंस ऊपर पड़ा था, डिवोर्सी वाइफ ले सकती है, पर अगर वो रीमैरी कर लेती है तब भी वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। अब उसके बाद में होता है फिफ्थ पॉइंट, ये म्यूचुअल कंसेंट से अगर दोनों जने अलग हुए तो वो भी क्या लेंगे, कंसेंट नहीं ले, वो मेंटेनेंस नहीं ले सकते। अगर म्यूचुअल कंसेंट दोनों राजी होके, मतलब आपस में म्यूचुअल कंसेंट से अगर अलग हुए तो वो भी मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं होंगे। तो ये पूरा पॉइंट था 125, बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे बहुत एमसीक्यू मेंस के लिए, प्री के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत अच्छे से कवर अप करना है। बैरक में एक बार रीडिंग करके और ये वापस अच्छे से समझ लेना। सारे जो पॉइंट्स है वो मैंने इजी लैंग्वेज में बता दिए गए, ये सारे प्रोविजो में और सेक्शन वो क्लोजेस में लिखे गए हैं। अब उसके बाद में आता है 126। 126 जो है उसके अंदर प्रोसीजर दिया गया है। प्रोसीजर दिया गया है कि 125 है जो वो कैसे कैसे अप्लीकेबल होगा, ठीक है, बीएनएस का ये 145 हो जाएगा, ये बीएनएसएस का, ये सीआरपीसी का। अब ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लग सकती है इसकी, 125 की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ लग सकती है। तो पहला, जहाँ हस्बैंड रहता हो वहां लगेगी, ठीक है, दूसरा हस्बैंड या फिर वाइफ जहाँ पे रह रहे हो वहां लगेगी, ठीक है, तीसरा जहाँ पे वो लास्ट डिसाइड करे हो, सबसे लास्ट में जो जहाँ रहे हो वहां अप्लाई होगी, और फोर्थ के अंदर, ये फोर्थ जो पॉइंट अभी मैं बता रही हूँ जो लास्ट डिसाइड करे थे वहां पर होगी। अब ये जो बीएनएसएस है, एक ये की पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, बीएनएसएस में यहाँ एक 4 पॉइंट नया ऐड हुआ है, 4 पॉइंट नया ऐड हुआ है जिसका नाम है कि वेयर हिज फादर एंड मदर रिसाइड, जहाँ पे उसके फादर मदर रहते हैं वहां पर भी ये एप्लीकेशन लाए हो सकती है, ठीक है। ये बीएनएसएस के अंदर नया पॉइंट जुड़ा है, और जो भी चेंजेज रहे हैं हुए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो बीएनएसएस के अंदर ये नया 4 पॉइंट ऐड हुआ है कि जहाँ पे फादर और मदर रिसाइड करते हैं वहां पे भी एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। अब उसके बाद में आता है 127। 127 ये कहता है अल्ट्रेशन ऑफ अलाउंस, आप कब अल्टर कर सकते हैं, ये 146 हो गया बीएनएस का, आप कब अल्टर कर सकते हैं, तो अगर आपके या फिर खुद वाइफ के या फिर हस्बैंड दोनों में से किसी की भी सिचुएशन में अगर चेंज होता है तो अल्ट्रेशन कोर्ट कर सकती है, ठीक है। अभी इस कोर्ट है वो कोई भी अमाउंट दे सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मान लो अब हस्बैंड बहुत अच्छा कमाने लग गया है तो मेंटेनेंस ज्यादा भी कर सकती है, मान लो उसकी स्थिति पहले से खराब हो गई है तो वो कम भी कर सकता है।
तो अपने अकॉर्डिंग, और मान लो वाइफ एबल हो गई है या कुछ है तो वो चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर वो रीमेरी कर लेती है तो वो मेंटेनेंस हटा भी सकता है। और मान लो यहाँ पर एक चीज और है कि अगर मान लो देखो बहुत सारे लॉज बने हुए हैं बाकी भी सब, मान लो डिवोर्स एक्ट है, किसी के भी अकॉर्डिंग अगर उसे कोई अमाउंट या फिर कुछ राइट मिल रहे हैं तो वो भी यहाँ पर कंसीडर करे जाएंगे। अब उसके बाद में आते हैं, ये की पॉइंट्स थे 127 के। अब आता है 128। 128 में ये एनफोर्समेंट लिया गया कि कहाँ अप्लाई होगा, तो ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, पार्टीज के आइडेंटिफाई देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे पार्टीज का, नॉन पेमेंट ऑफ अलाउंस देखेंगे और उसके बाद में एग्जीक्यूट कर देंगे। पर ये कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है आउट ऑफ थ्रू आउट इंडिया, और एक फ्री कॉपी है वो दी जाएगी मेंटेनेंस की दोनों को। अभी ये जो कुछ पॉइंट्स थे ये याद रखने, बीएनएस और सीआरपीसी के दोनों के कंपेयर करके चीजें बताई गई है कि बीएनएस इसके अंदर ये 144 के अंदर है, 145, 146 एंड 147। मीन सीआरपीसी का ऑर्डर 125 है, 126 है, 127 है, 128 है। दोनों के अंदर चेंजेस कुछ भी नहीं है, बस एक चेंज है जो की मेजर, और ये पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू के अंदर, वो फोर्थ पॉइंट जो एड था कि वेयर फादर और मदर डिसाइड करते हैं वहां पे भी एप्लीकेशन लाए हो सकती है। तो ये पूरा हमारा अच्छे से टॉपिक कवर किया है। कोई भी